श्रद्धेय आडवाणी जी, सम्माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय राजनाथ जी, भाई अरुण जेटली जी, भाई अनंत कुमार जी, इस यात्रा के महानायक स्नेही छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी और आज इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही और उत्साही मित्रों, वंदे मातरम। मित्रों, जम्मू कश्मीर जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा आज औपचारिक तौर पर समाप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विषय को लेकर निकाली गई ये तीसरी यात्रा थी। 1953 में पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में लगे परमिट सिस्टम के खिलाफ एक यात्रा लेकर गए थे। 1992 में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एक यात्रा लेकर गए थे। उसी श्रृंखला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनुराग ठाकुर डॉक्टर मुखर्जी के जन्म स्थान से उनकी बलिदान भूमि तक ये यात्रा लेकर गए थे, कलकत्ता से कश्मीर। डॉक्टर मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे और कश्मीर में उनका बलिदान हुआ था, तो यात्रा जन्मभूमि से बलिदान भूमि तक निकली थी। ये यात्रा इस मायने में बहुत सफल है कि दो धमकियों के साए में ये यात्रा हुई थी। एक धमकी अलगाववादियों की तरफ से दी गई थी और एक धमकी स्वयं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी। अलगाववादी यासीन मलिक ने कहा था कि हम देखते हैं 26 जनवरी को लाल चौक पर झंडा कौन फहराएगा और किसका फहराएगा। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा था जो आए वो अपने रिस्क पर आए, हम किसी को सुरक्षा नहीं देंगे। मुझे खुशी है कि इन दोनों चुनौतियों को युवा मोर्चा के लोगों ने स्वीकारा। जो वहां पहुंचे वो अपने रिस्क पर पहुंचे। वो जिंदा लौटेंगे या मुर्दा ये उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन इस अनिश्चितता के साथ पहुंचे, अपनी जान हथेली पर रखकर पहुंचे। लेकिन उन्होंने यासीन मलिक को कह दिया कि हमारी मां ने कायर नहीं जने हैं, झंडा हम फहराएंगे और देश का फहराएंगे। जो लिस्ट अभी भाई रवि ने पढ़ी है वो दोपहर 12 बजे तक की है। उसके बाद उसमें रवि जी और लोग जुड़ते गए। आरपी सिंह और शिखा राय के नेतृत्व में जो जत्था गया वो 13 लोगों का जत्था था, वो नाम अभी आने हैं। और उसमें 3 मुस्लिम युवक भी थे, 12 पुरुष और 1 महिला। तो ना महिलाओं की कमी रही है उसमें और ना मुसलमान भाइयों की, और सभी प्रदेशों का संगम रहा है। हर जगह के लोगों ने उठकर ये कहा कि हम जाएंगे और झंडा फहराएंगे। लेकिन ये यात्रा आज समाप्त हो गई। एक बहस की बात अरुण जी ने कही है, लेकिन इस यात्रा ने मित्रों कुछ प्रश्न भी खड़े किए हैं जो प्रश्न चिंता पैदा करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारत का वो भूभाग जिसे भारतीय संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके भारत का अभिन्न अंग कहा है, क्या उस भूभाग पर प्रवेश करने से उसी संसद के दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेताओं को रोका जाना चाहिए या क्या रोका जा सकता? एक अजीब दृश्य था वो। हम यहां से उड़े 24 तारीख को 1:30 बजे स्पेशल विमान से गए, जहाज लैंड किया, सीढ़ी खुली और धम से एक पुलिस अधिकारी उतर। हमने कहा आप क्यों? कैप्टन घबरा गया कि मैं कैसे पैसेंजर्स लाया हूं, ये पुलिस कैसे आ गई, क्या क्रिमिनल्स लेकर आया हूं? उसने आकर हम तीनों के हाथ में एक एक आदेश थमा दिया। हमने कहा ये क्या है? बोला आप इसी विमान में बैठे बैठे वापस चले जाइए, हम आपको उतरने नहीं देंगे, विमान से उतरने नहीं देंगे जम्मू की धरती पर। क्यों? तो कहा ऑर्डर पढ़ लीजिए। हमने कहा ऑर्डर इलीगल है, ले जाइए, हम उतरेंगे। तीनों ने झगड़ा किया और झगड़ा करके पुलिस वालों को एक तरफ करके हम सीढ़ी से उतर गए। ऑर्डर को देखा, हमने कहा क्या ऑर्डर है? जैसा अभी अरुण जी ने कहा, उन्होंने कहा 144 में गिरफ्तारी हो सकती है, 144 में एक्सटर्नेट नहीं हो सकता, डिपोर्टेशन नहीं हो सकता।
हमने कहा अच्छा ठीक है, आप ये आदेश लेकर आए हैं, आप गेट नहीं खोल रहे तो हम टामेक पे धरना देंगे। टामेक उस जगह को कहते हैं जहां विमान खड़ा होता है उधर। हमने कहा नहीं, खड़े होंगे। और हम तीनों जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो एक कुर्सी वाली बेंच ले आए कि नहीं नहीं आप इस पर बैठिए। प्लेन को सीज कर लिया। दूसरा प्रश्न ये उठता है, एक प्राइवेट विमान जो यहां से उड़कर गया, कौन सी कानून की धारा के तहत उसको सीज किया जा सकता? प्लेन को उड़ने नहीं दिया। उस पायलट का क्या कसूर जो हमको लेकर आया? उसने कहा मैं मुंबई से आया और सीधे इन लोगों को लेकर चलाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि इसको नो फ्लाइंग जोन उस दिन डिक्लेयर करने वाले थे 2 बजे से। मेरे पास समय नहीं था। मैं 1:20 पे उतरा, मैं 1:40 पे लेके चल पड़ा। मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने चाय नहीं पी है, लेकिन प्लेन को सीज रखा, पायलट को उतरने नहीं दिया और कहा कि नहीं हम इनको वापस बैठाएंगे और तुमको इनको लेकर के वापस जाना होगा। तो हमने कहा एक बात सुनो, हम वापस नहीं जाएंगे। जो वैकल्पिक प्लान आपको बनाना है बना लो, हम वापस नहीं जाएंगे। आप इस जहाज को वापस भेज दो। नहीं माने। 7 घंटे मित्रों हम उस एयरपोर्ट पर बैठे रहे। 7 घंटे तीनों जने, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार ने। एक कमर्शियल फ्लाइट आई वहां। उस कमर्शियल फ्लाइट को बाहर के बाहर पैसेंजर्स को ले गए ताकि वो पैसेंजर्स हमें देख ना ले। 7 घंटे एयरपोर्ट पर बैठने के बाद आए और कहते अच्छा आप गिरफ्तारी चाहते हो ना, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ठीक है, गिरफ्तार कर लो। कहां ले जा रहे हो? मैंने कहा मुझे महिला जेल में ले जाओ, इन दोनों को पुरुष जेल में ले जाओ। तो हंस पड़े। मैंने कहा बताओ कहां ले जा रहे हो? बोलो आप कारों में तो बैठो। अरे बैठेंगे तो जरूर, क्योंकि गिरफ्तार कर रहे हो, मगर कहां ले जा रहे हो ये तो बता दो। बोले जेल में। कहा है आपने? जेल ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बैठो। तीनों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाया। तो मुझे लगा कि मुझे महिला जेल में ले जा रहे हैं, इन दोनों को पुरुष जेल में ले जा रहे हैं। तीनों को अलग अलग गाड़ी में बैठा। जब गाड़ियां चली और नेशनल हाईवे पे आ गई तो मेरे साथ बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि ये तो जेल नहीं है, तो जम्मू के बाहर आपको ले आए। क्या जम्मू के बाहर ले आए? तुमने ड्राइवर से पूछा कि आप हमको कहां ले जा रहे हो? बोले जी मैनू तो क्या गया साढ़े जी अगे गड्डी जा रही हो पीछे चलो। जी अगे गड्डी जा रही हो पीछे चलो। बोले जी सानू नहीं कोई दसिया, सानू तो सिर्फ ये क्या जी अगे गड्डी जा रही हो पीछे चलो। ये अजीब बात है। वो गाड़ी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कहां ले जा रहे? कोई अता पता नहीं कि हमको कहां ले जा रहे। हम उससे पूछते हैं क्या आ गया? जी मनु का पता नहीं, दिसदा नहीं पिया रात दे बीच। मैंने कहा तू ड्राइवर है कि क्या, तुझे ये नहीं दिख रहा? ये तो बता दे जगह कौन सी आ गई। बहन जी मैं तो कुछ ना पूछो। चलो जी किसी ना पूछो। चलते 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 3 घंटे हो गए। पुल आ गया तो एकदम से मुझे लगा ये तो वो लखनपुर का पुल है जहां से डॉक्टर साहब गए थे। यहाँ पे डॉक्टर मुखर्जी का स्मारक होना चाहिए। इतने में वो स्मारक दिख गया। तो एकदम वो एक पुल ऐसा है जिस पर 70% हिस्सा पंजाब में है और 30% जेल के में। वो 30% हिस्सा पूरा होते ही जैसे किसी के पटे खोल देते जंगल में जाके में उतार दिया। ये तो पंजाब वालों को भनक लग गई कि गाड़ियों का काफिला चला आ रहा, हो सकता है हमको माधोपुर में छोड़े। तो हमारी पंजाब यूनिट के लोग वहां पहुंच गए, अपनी गाड़ियां लेकर पहुंच गए। तब हमने कहा भी हमारी गाड़ी के सामान तो उतारने दो, कहां है वो गाड़ियां जो हमें छोड़ के जा रही हैं। और तब हमने अपना सामान निकाला, उन गाड़ियों में हमने डाला। वहां मीडिया वाले खड़े थे, वहां हमने खड़े होकर के कह दिया कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम हमें यहाँ छोड़ करके आज बरी हो गए हो तो हम चुनौती देकर कहते हैं हम कल दोबारा आएंगे और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। ये कहकर हम रात को 1:30 बजे वहां एक रावी सदन था उसमें चले गए। रात हमने जैसे तैसे वहां काटी और सुबह 11 बजे से अनुराग जी की यात्रा शुरू थी, क्योंकि वहां तो इतनी हाइप हो गई थी उस सारे के बाद कि पूरे का पूरा शहर बाहर आ गया था। तो जहां ये रुके थे वहां से सभा स्थल तक पहुंचने में इनको 3.5 घंटे लगे। तब हम लोग भी रैली में आ गए। रैली को एड्रेस करके हम लोग कहा कि ठीक है, हमने कल चुनौती दी थी, हम चलेंगे। हम तीनों तो थे ही, तब तक पंजाब के प्रभारी हैं शांता कुमार जी, वो भी वहां पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलता हूँ, रैली में चलूंगा। रैली में गए। जब वो रैली में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी देखो मैं तो पंजाबी में 53 का, उन्होंने कहा मैं तो 53 का सत्याग्रही हूँ
और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप तीनों ही अनुराग के साथ नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी लेके जाना। जी ठीक है, आपको भी लेके जाएंगे। और वहां से हम लोग अनुराग जी के रथ में चढ़े। उस रैली को संबोधित करने के बाद, और वो 70% वाला पुल पंजाब का था, पूरा हो गया। जैसे हम जम्मू कश्मीर वाले साइड में गए तो वहां उन्होंने पूरी पुलिस खड़ी कर रखी थी और गाड़ियां लगा रखी थी कि हम इस पुल के आगे आपको जाने नहीं देंगे। वो पुल बहुत छोटा और संकरा है। तो हम 500 कार्यकर्ताओं का पहला जत्था लेकर वहां से चले थे कि पुल कमजोर है, एकदम से अगर 7-8 हजार कार्यकर्ता आ जाएंगे तो पुल टूटने का भी खतरा है। वहां एकदम वो ऊपर एक गरीबदास करके वहां के डीआईजी वो ऊपर आए और उन्होंने कहा कि साहब आपने 144 तोड़ी है, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। हमने कहा 144 कहाँ तोड़ी, हम तो राष्ट्रीय ध्वज लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का यही आदेश है। और वहां उन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया, 500 के 500 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर दिया। वहां उन्होंने 5 अलग अलग जगहों को जेल घोषित किया, अलग अलग जगह कार्यकर्ताओं को और हम लोगों को मिला करके 5 जगह पर उन्होंने रख दिया। लेकिन जो आज घटा, मतलब कल वाले 2 प्रश्न हो गए। एक उन्होंने कहा कि वो एब्डक्शन है जो हमको लेकर के वहां से आए। पहला ये कि क्या हमें प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन आज जो घटा मित्रों, वो झंडा फहराने का सवाल नहीं है। 144 की धारा श्रीनगर में लगी है, लाल चौक में लगी है, रवि जी यहाँ बैठे हैं, एडवोकेट बहुत बड़े अरुण जी यहाँ बैठे हैं। 144 में भी 5 लोगों की तो अनलॉफुल असेंबली चाहिए। क्या कहीं भी जहां 144 लगी है, एक व्यक्ति अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकले, ये कौन से कानून का उल्लंघन है? और मैं आपको बताना चाहूंगी कि झंडा फहराने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेसी सांसद ने करवाया। नवीन जिंदल कोर्ट में गए थे, उन्होंने जाकर के ये कहा कि ये जितने हमारे कौमी त्योहार हैं, केवल राष्ट्रीय इमारतों पर झंडा फहराया जाता है। हर व्यक्ति अपने घर पर अगर झंडा लगाना चाहता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए। उस दिन आप अपने पर्सन पर यानी बॉडी पर भी झंडा लगाकर आप चल सकते हैं, ये आपको अधिकार है। तो क्या जम्मू कश्मीर में आप अपनी बॉडी पर तिरंगा लगा के नहीं चल सकते, अपने हाथ में झंडा उठा के नहीं चल सकते? क्योंकि जाने वाले लोग 5-5 नहीं थे, एक अकेला व्यक्ति पीयूष गुप्ता सुबह 7 बजे अकेला झंडा लेकर गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 3 लोग गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 6 लोग निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, वो तो बाद की बात बता रहे। और ये बाद में ये जो 13 लोग आए, उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, आपने गिरफ्तार कर लिया 144 में, ये भी समझ में आती। जब 24 घंटे पूरे हो जाए, या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दो या रिलीज कर दो। लेकिन इतनी बेरहमी से पीटोगे। अभी शिखा का फोन आया मुझे, उसने बताया कि आरपी सिंह की कंडीशन इतनी खराब है कि मुझे नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। उसके वर्ड्स थे, ही इज इन अ वेरी बैड शेप, रादर क्रिटिकल। क्या गुनाह किया उन्होंने? राष्ट्रीय ध्वज लेकर जम्मू कश्मीर की धरती पर जाना अपराध है क्या, गुनाह है क्या? आपने लाल चौक पे झंडा नहीं फहराने दिया, 144 लगाया एक बार। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता केवल हाथ में ध्वज लेकर जम्मू कश्मीर की धरती पर निकलता है तो उसे आप अपराध, इतना बड़ा अपराध मानोगे? वो कहते हैं कि अंदर जाकर के गालियां देते थे, इतनी गंदी गंदी गालियां दी और इतनी बुरी तरह से मारा है उनको। ये जो हमारे साथ बच्चा एक आया, अभी ये जो 8 लोग आए, उनके साथ एक अल्पेश लवासा करके जो लड़का आया, दोनों हाथ उसके तोड़ दिए। वो करा रहा था दर्द में, लेकिन चेहरे पर दर्द व्यापने नहीं दे रहा था। उतरते ही उसको हमको फोर्टिस में ले जाना पड़ा। और वो जो 13 लोग वहां गए हैं क्योंकि उनको लगा कि ये 4-4:30 बजे कैसे हो गया, वो तो सब ढीले पड़ गए थे। उन 12 लोगों को तो फट्टर करके रख दिया, इतनी बुरी तरह उन्हें मारा। तो ये वो प्रश्न है जो यक्ष प्रश्न बनकर के हमारे सामने खड़े हो गए हैं, और इनका जवाब सरकार को भी देना होगा। इनका जवाब देश उनसे मांगेगा। जब अलगाववादी लाल चौक पर तिरंगा जलाते हैं तो गिरफ्तारी तक नहीं होती, और जब राष्ट्रवादी झंडा केवल हाथ में लेकर निकलते हैं तो उन्हें केवल गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। जब अलगाववादी यहाँ आकर के भाषण करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन अगले दिन जब कश्मीरी पंडित प्रतिक्रिया स्वरूप जाकर के जंतर मंतर पर खड़े होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन सी सरकार है? ये कैसा गणतंत्र है?
इमरजेंसी में तो सारा प्रतिपक्ष अंदर था, इसलिए समझ में आती है। लेकिन अडवाणी जी, इमरजेंसी के पहले और इमरजेंसी के बाद ये पहली घटना है कि देश गणतंत्र दिवस का समारोह मना रहा था और आपके दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष बंदी बना के रखे गए थे, जेल में थे। क्या गुनाह, क्या अपराध? राष्ट्रीय ध्वज जिसकी शान बान के लिए करोड़ लोग स्वतंत्रता के संग्राम में अपने प्राणों की बलि दे गए, इसको हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया। लाल किले पर इसे फहराकर हमने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आज उस लाल किले को हाथ में लेकर चलना गुनाह हो गया है। ये वो सवाल हैं जो इस यात्रा के बाद खड़े हुए हैं और इन सवालों का जवाब लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी और इस सरकार को ये जवाब देने होंगे। देश इनसे ये जवाब मांगेगा। इसलिए ये जो वैचारिक लड़ाई 1953 में शुरू हुई थी, उसका ये तीसरा पड़ाव इस यात्रा के माध्यम से समाप्त हुआ है। लड़ाई समाप्त नहीं हुई, लड़ाई उस दिन समाप्त होगी जिस दिन हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने हाथ में झंडा लेकर, राष्ट्रीय तिरंगा लेकर के गणतंत्र दिवस पर निकल सकेगा और कोई उसको पकड़ने पकड़ने या मारने नहीं आएगा। ये लड़ाई उस दिन समाप्त होगी मित्रों, अभी इसका तीसरा पड़ाव समाप्त हुआ है और मैं अनुराग ठाकुर को बधाई देती हूँ कि ये तीसरी यात्रा लेकर के जो वो गए, बहुत ही सफलता से उसका समापन करके आज लौटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।